नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं विश्व के सबसे बड़े महापर्व जो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का ऐसा बड़ा पर्व है महाकुंभ पर्व पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगा। ये महापर्व, ये कुंभ का महापर्व वस्तुतः एक प्राकृतिक विज्ञान की धारा पर स्थापित वह सनातन पर्व है जो अपना विस्तृत वैज्ञानिक आधार लिए हुए है और इस पर्व के आयोजन में जितने लोग सम्मिलित होते हैं प्राबंधिक दृष्टि से और जितने लोग इस पर्व का आनंद, इस पर्व का अमृत ग्रहण करते हैं, उन दोनों के संबंध में कुछ अपने विचार मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये भारत का राष्ट्रीय सनातन पर्व होने के नाते महाकुंभ का जो पर्व है, ये भारत सरकार और जिन भारत के प्रांतों में इसका आयोजन विविध समयों पर उसके ग्रह नक्षत्र और पूर्णकाल आने के अवसर पर होता है, उनके दोनों के सहयोग से संपन्न किया जाता है। तो दोनों की सम्मिलित जिम्मेदारी भी प्रमाणित होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो उस प्रदेश सरकार की होती है जहां की इसका आयोजन किया जाता है। और जिस समय समुद्र मंथन के उपरांत अमृत कलश को लेकर अमृत पान के उद्देश्य से देवों और दैत्यों के बीच छीना झपटी मची थी, उस समय उस अमृत कलश से अमृत की बूंदें नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में गिरी और उसी के कारण से यह स्थान अमृत पर्व महाकुंभ के प्रायोजन के स्थान हो गए। इसमें ऐसा नहीं है कि बस जब से बूंदें गिरी उसी को आधार बना करके और ये महाकुंभ का पर्व प्रायोजित होने लगा। इसके निमित्त हमारे आकाशीय नक्षत्र, जिसमें प्रधान भूमिका बृहस्पति ग्रह की है, उसकी स्थिति जब जब जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे इस कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ की आयोजना निर्धारित होती गई। तो ये वस्तुतः पूर्ण लाभ का
परम लाभ का मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर के नियोजन में यहाँ पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की, शासन प्रशासन की, तीनों की सम्मिलित जिम्मेदारी प्रमाणित सिद्ध होनी चाहिए। जहां पर यह पर्व आयोजित होता है, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, उनकी भी भूमिका सबसे अधिक हो जाती है। चूंकि जो इन स्थलों के मूल निवासी हैं, इन स्थलों पर रहने वाले लोग हैं, वे आतिथेय की भूमिका में होते हैं। अतः उनका प्राथमिक कर्तव्य ये होना चाहिए कि पूरे देश और विश्व से आने वाले अपने अभ्यागतों का, अपने अतिथियों का इस तरह से स्वागत सम्मान और उनके इस महापर्व स्नान के अवसरों को देने में अपने को ज्यादा प्रस्तुत करें। और शासन प्रशासन को भी चाहिए कि स्थानीय निवासियों को इस कार्यक्रम में, इस बृहद आयोजन में सम्मिलित करने का कार्य करें। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि जो, जैसा कि अभी वर्तमान में जो महाकुंभ का पर्व मकर संक्रांति के समय से और 26 फरवरी तक चल रहा है, इस पर्व के अवसर पर जो यात्री यहाँ पुण्य स्नान करने के लिए आते हैं, उनको भी यह समझना चाहिए कि जहां करोड़ों लोग उपस्थित हो रहे हैं, वहां संसाधन सीमित होंगे, व्यवस्थाएं उस तरह से बृहत्तर राष्ट्र या बृहत्तर विश्व के अनुरूप नहीं हो पाएंगी। तो अपने को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी अपेक्षाओं को समेट करके और पुण्य स्नान का लाभ लेने का उद्देश्य लेकर ही इस महापर्व में स्नान करने के लिए आए, और वे खुद भी देखें कि मेरे कारण से यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा प्रायोजित व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न होने पावे, हम भी उसके एक सहयोगी हों। इस रूप में दर्शनार्थियों को, तीर्थ यात्रियों को अपनी मनोभूमि तैयार करके आना चाहिए। यात्रीगण सबसे पहले कुंभ स्नान या किसी, जितने भी मेले और बड़े प्रायोजन होते हैं, उसमें अवसर पाने की केवल जुगत में रहते हैं, ताक में रहते हैं, और उसके लिए अत्युत्साह इस तरह का दिखाते हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी अव्यवस्था में बदल जाती है, उसमें अराजकता की संभावनाएं पनप जाती हैं। तो उनको
अत्युत्साह से बचना चाहिए और शासन प्रशासन की जो अपेक्षा है उनसे उसके अनुरूप प्रस्तुत होना चाहिए। जब सभी स्तरों पर सभी भूमिकाओं के स्तर पर सभी लोग ऐसे महत आयोजन में सहयोगी की भूमिका में होंगे तभी कोई आयोजन सफल हो सकता है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चूंकि यह महापर्व देवासुर संग्राम की पृष्ठभूमि से ही उपजा पर्व है, इसका जो भी अवसर आया वो देवों और दैत्यों के सहयोग से हुए समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने की ललक का परिणाम था। तो आज की भी स्थिति में ऐसे लोग जरूर हमारे समाज में रहते हैं जो सुंदर से सुंदर आयोजन में विघ्न डालकर अपनी दुष्ट आत्मा को संतुष्ट करने की भूमिका में लग जाते हैं। वे चाहे जिस स्तर के हों, उनकी प्रवृत्ति इसमें यात्रियों के माल असबाब लूटने की होती है, छीना झपटी की होती है, उनकी जेब कतर लेने की होती है, उनकी सामग्री चुरा लेने की होती है, शासन द्वारा जो की गई व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की होती है, क्योंकि दुष्ट हमेशा ही इस बात से आनंदित होते हैं कि हमने कहां कैसे बाधा डाल करके अच्छे हो रहे खेल को बिगाड़ दिया है। इसलिए यात्रियों सहित दर्शनार्थियों सहित शासन प्रशासन को ऐसे लोगों पर सूक्ष्म पैनी कड़ी निगाह रखने की भी जरूरत होती है। इसी के साथ जो इसमें कार्यकर्ता, चाहे वो पुलिस प्रशासन के रूप में हो या और दूसरे अधिकारियों के रूप में हो, उनको चौकन्ना होकर के अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। सरकार के स्तर पर जितना उद्यम और जितनी दौड़ धूप की जाती है वो इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से तो मूर्त रूप लेती है, लेकिन अगर यही अपने कर्तव्य में लापरवाह होंगे, यात्रियों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, इनके भीतर हृदयहीनता होगी और ऐसे बृहत आयोजन को सिर्फ बवाल समझकर, अपने लिए झंझट समझकर किसी तरह से अपना दायित्व टरकाने या दूसरे के कंधे पर थोपने की हो जाएगी, तो फिर ऐसे बृहत आयोजन तो अराजकता का शिकार होंगे ही। मैं स्वयं अपने स्वजन के साथ इस कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान करने के लिए गया था और जो मैंने पाया उसमें मैंने यह अनुभव जरूर किया
कि कई स्तरों पर ये सब उत्तम से उत्तम महाकुंभ आयोजना की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगने की स्थिति निर्मित हुई। प्रथमतया तो मैंने ऐसे विघ्न संतोषियों को देखा जो इस कुंभ मेले में आ रहे, इस महाकुंभ मेले में आ रहे तीर्थ यात्रियों को उनके मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न करने के उपक्रम में लगे हुए थे। हो सकता है कि सरकार ने जो रेलवे से तीर्थयात्रियों के आवागमन की व्यवस्था करने का कार्य किया था, उसमें न चढ़ पाने के कारण उनकी खींच रही हो, अथवा वे ऐसे लोग रहे हों कि इतना बृहत आयोजन हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी पूरे विश्व के कोने कोने में चर्चा हो रही है, उससे उनको पीड़ा होने लगी थी। लिहाजा रेलगाड़ी से जो यात्री आ रहे थे, रात्रि में दिन में उन्होंने पत्थर मार करके, खासतौर से रात्रि में तो विशेष रूप से, चूंकि अंधेरा रहता ही है, सब जगह तो प्रकाश नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर ही प्रकाश व्यवस्था रहती है, तो रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोगों में से बहुतेरे विघ्न संतोषियों ने, बहुतेरे दुष्ट लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंक करके यात्रियों को लहूलुहान करने का भी प्रयत्न किया। रेलगाड़ी के खिड़कियों को क्षतिग्रस्त करने का कार्य किया और इस तरह से अपने ही देश को हानि पहुंचाने का कार्य किया। इसके लिए शासन प्रशासन को तो किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए वे दुष्ट प्रवृत्तियां जिम्मेदार हैं जो किसी भी कारण से किसी भी कारण से अवसर चूक जाने के परिणाम स्वरूप, या उनको ये वृहत आयोजन सुहा नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, दुनिया में इस देश का नाम हो रहा है, विश्व में इस देश का नाम हो रहा है, इसका गौरवगान हो रहा है, वो उनको पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से रास्ते में पत्थरबाजी करने का कार्य किया और यात्रियों को दुख पहुंचाने का कार्य किया। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि जो मैंने महाकुंभ मेला क्षेत्र में अनुभव किया कि माता गंगा और माता यमुना सरस्वती जी का जो प्रशस्त पाट क्षेत्र है, उसमें विविध दिशाओं से आने वाले जो तीर्थ यात्री रहे हैं, उनके लिए सुगमतम स्नान की व्यवस्था के लिए कई रास्ते
प्रस्तुत करने की जरूरत थी। शास्त्री ब्रिज जो माता गंगा के धारा के ऊपर बना हुआ है, उसी से वाहनों का और यात्रियों का दोनों का आवागमन जब निर्धारित किया गया तो उसके लिए यह जरूरी था कि यात्रियों को बैरिकेडिंग करके पैदल चलने हेतु विशेष ट्रैक, विशेष मार्ग कतारबद्ध चलने हेतु निर्धारित किया जाता, आवागमन दोनों के लिए, आने के लिए और जाने के लिए। और इसी के साथ जो वाहनों की आवाजाही है उसके निमित्त यह किया जाना चाहिए था कि प्रथमतः या तो एक तरफ के जो वाहन उस पुल पर से, उस ब्रिज पर से गुजर रहे थे, उनको एक ओर रोक करके पहले दूसरी ओर से आने वाले वाहनों को निष्क्रमित किया जाता, निकाला जाता, फिर दूसरे को अवसर दिया जाता। जब दोनों ओर से वाहन आवागमन करने लगेंगे और यात्रियों का भी हुजूम आवागमन एक साथ करता हुआ भीड़ की तरह चलेगा, तो निश्चित है कि कठिनाई, समस्या, जाम जैसी परिस्थिति उत्पन्न होते देर नहीं लगेगी, जिसको कि मैंने स्वयं वहां आवागमन करते समय महसूस किया। मैंने स्वयं उस पुल पर से गुजरते हुए ये देखने का, ये महसूस करने का कार्य किया है कि वो पुल बहुत अधिक हिलने डुलने लगा था। सबसे पहले तो मैं उन ठेकेदारों पर और उस काल की सरकार पर सवाल भी उठाऊंगा कि जब भी ऐसे बृहत पुल बनाए जाते हैं तो पुल का वजन और आवागमन कर रहे लोगों का वजन संभालने के लिए संयुक्त खंभों से युक्त पुल का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे पुल का जो भार है दोनों की ओर संतुलित रूप में बंट करके संभला रहे। जबकि उस पुल के ऊपर से, उस पुल में जो खंभे लगे हुए हैं वे एक अकेले ही हैं, वे संयुक्त खंभे नहीं हैं, जिसकी वजह से पुल के हिलने डुलने और यात्रियों के भयभीत होने की परिस्थिति निर्मित हुई कि कहीं पुल गिर न पड़े। अगर कुछ प्रबुद्ध यात्रियों ने ये स्थिति संभाली न होती तो वहां पर कई बार भगदड़ मच सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन दोनों तरफ मैंने वहां कर्तव्य में लगे हुए पुलिस को अपने कर्तव्य की दृष्टि से उदासीन या उपेक्षारत पाया। उनको मैंने अपने मोबाइल में
अपने वीडियोज देखने में अधिक निमग्न पाया। ये प्रसंग ये सिद्ध करता है कि पुलिस प्रशासन के बीच परस्पर समन्वय और वहां पर उनके बीच मॉनिटरिंग का विशेष अभाव मुझे लक्षित हुआ। इसके लिए मॉनिटरिंग की वो व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि कर्तव्य में लगे हुए जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी भी निगरानी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसी को मॉनिटरिंग कहा जाता है, इसी को समन्वयात्मक दृष्टि कहा जाता है, इसी को परस्पर व्यवस्था के आदान प्रदान का नियोजन कहा जाता है। आप सबको मैं ये बता दूं कि एक तरफ से दोनों तरफ से भीड़ आ रही है। पुलिस प्रशासन में लगे हुए लोगों से जब यात्री पूछते हैं कि हमें किधर से जाना है तो तुरंत उसी पर से जाने का संकेत करके अपने मोबाइल फोन में वीडियो देखने में डूब जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ से यात्रियों को आवागमन के लिए छोड़ दिया जाएगा और उसकी कोई बैरिकेडिंग करके आवागमन के लिए निर्धारित व्यवस्था कतारबद्ध नहीं की जाएगी तो कठिनाई उपस्थित होते देर तो नहीं लगेगी। और यही कठिनाई मैंने 29 जनवरी की जो मौनी अमावस्या का पुण्य स्नान पर्व था महाकुंभ में, उसको मैंने महसूस किया। और ये कह करके कोई अपनी जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ सकता कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। लोगों को उनके उत्साही प्रवृत्ति को संभालने के लिए जिस संवेदनशील अनुशासन की जरूरत होती है, उस संवेदनशील अनुशासन का अभाव वहां के प्रबंध में मैंने स्पष्ट देखने का कार्य किया। जितना उद्यम, जितनी दौड़ धूप हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, अगर वही तत्परता पुलिस प्रशासन के स्तर पर भी दिखाई देती, वहां के स्थानीय निवासियों में भी दिखाई देती और विविध दिशाओं से, विविध छोरों से जो यात्री आ रहे थे उनको गंगा मैया के पाट क्षेत्र में रास्ता अनेक बना करके उतारने का कार्य किया गया होता तो यात्रियों को बड़ी आसानी से संभाला जा सकता था, ऐसा मैंने महसूस किया। लेकिन जब एकमात्र एकमेव ही शास्त्री ब्रिज आवागमन के लिए रहेगा और उस पर भी बैरिकेडिंग की उपयुक्त व्यवस्था और पुलिस प्रशासन का संवेदनशील नियोजन नहीं रहेगा और उनमें समन्वय नहीं रहेगा तो परिस्थिति बिगड़ते देर नहीं लगेगी। मैंने कर्तव्य में लगे हुए पुलिस प्रशासन को
भी पाया कि उनमें यात्रियों के प्रति सम्मान और आत्मीयता का अभाव भी झलका है। वे इस तरह से व्यवहार कर रहे थे मानो वे यात्री नहीं भेड़ बकरियां हों जिनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं, जिन पर रोब जमाने का कार्य कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि पुलिस में सब लोग एक स्वभाव के नहीं हो सकते, लेकिन पुलिस विभाग में भर्ती होने के साथ ही साथ उन्हें संवेदनशील होने का प्रशिक्षण भी दिए जाने की जरूरत है। और यात्रियों के मामले में भी मैं ये कहूंगा कि उनका अत्युत्साह सबसे आगे निकल करके पुण्य स्नान कर लेने की चाहत उन्हें कहीं का रख नहीं छोड़ती है। उनमें उत्साह इस तरह का हो जाता है कि अनुशासन उनके भीतर का बाहर निकल जाता है। जीवन रक्षा करते हुए पूर्ण लाभ लेना यात्रियों का उद्देश्य होना चाहिए और हमारे समाज का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनके घरों में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग विद्यमान हैं, जो ऐसे अवसरों में इस ताक में रहते हैं कि वे छिनैती कर लें, चोरी कर लें, जेबकतरी कर लें, वहां जाकर के उपद्रव करके दुर्घटना करने का कार्य करके समस्या उत्पन्न करने का आचरण करें, ऐसे लोगों को उनके घर में सिखाया जाना चाहिए, उनको प्रबुद्ध किया जाना चाहिए। ये देश सबका है। इस देश में अगर इस देश के प्रति जिनके भीतर श्रद्धा नहीं है, जिनके भीतर सम्मान नहीं है, जिनके भीतर इस देश को अपनी मां मान करके नतमस्तक होने की प्रवृत्ति नहीं है, वे सिर्फ इस देश की सुविधाओं का लाभ लेकर के केवल अपनी दुष्टता को किन्हीं और की प्रेरणा पर प्रस्तुत करने का मात्र कार्य करते हैं, ऐसे लोग इस देश के रहवासी होने लायक नहीं हैं, इस देश के रहने वाले होने लायक नहीं हैं। और ऐसे लोग अगर दंडित नहीं होंगे समाज द्वारा तो शासन प्रशासन कहां तक ऐसे दुष्टों का नियमन कर पाएगा। समाज को भी अपनी भूमिका पर उतरना चाहिए। मेरे साथ यात्रा कर रहे जितने लोग थे, उन्होंने जब दोनों तरफ से दबाव पड़ा, एक तरफ रास्ता रोक दिया गया शास्त्री ब्रिज पर, जब पुल हिलने लगा, दूसरी तरफ से जो यात्री दबाव बनाते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे थे, तो ये किसी भी अघटनीय के घटने की पृष्ठभूमि ही तो था। मैंने ये भी देखा कि केवल अपनी समस्या टालने के लिए कर्तव्य में लगे हुए पुलिस के जो लोग थे,
उन्होंने यात्रियों को खूब थकाया, खूब परेशान मात्र किया। फाफा मऊ स्टेशन पर यह जानते हुए भी कि जिन जिन दिशाओं और जिन जिन मार्गों पर गाड़ियों को जाना था, मेला स्पेशल ट्रेनों को जाना था, उनके यात्री अलग अलग हो सकते थे, उनकी अलग अलग लाइन बनाई जा सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ना तो सुनने का कार्य किया। मैंने खुद चेष्टा की कि उनसे कहूं कि इस तरह से लाइन बनाए, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, अपने रोबीले अंदाज में ही प्रस्तुत हो रहे थे। और वहां ऐसी कशमकश भरी भीड़ पैदा कर दी गई थी, उसमें मासूम बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, और वो सब एक दूसरे पर पिल रहे थे। और कौन आगे जाकर के, जैसे गेट खुले, गेट तो उस हाफा मऊ रेलवे स्टेशन का यात्रियों के लिए एक तरह से बंद कर दिया जाता था और एकाएक छोड़ा जाता था। मालूम होता था जैसे लोगों का, मुंडों का ज्वार प्लेटफार्म की ओर दौड़ रहा हो। बड़े आराम से अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो अगर 4 दिशाओं की ओर, 4 मार्गों की ओर मेला स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, तो उन मार्गों की ओर जाने वाले यात्री भी वहां निर्धारित ही थे। अगर उनको कतारबद्ध कि प्रयागराज से प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या जाने वाले या उसके आगे गोरखपुर जाने वाले यात्री हो, वो एक लाइन में खड़े हो जाए, स्त्री पुरुष सभी। लखनऊ रायबरेली की ओर जाने वाले हों, वो एक लाइन में, एक कतार में। वाराणसी की ओर जाने वाले एक कतार में खड़े हो जाए और धक्का मुक्की नहीं करें, उनको आराम से उनकी गाड़ी तक पहुंचाने का उपक्रम किया जाएगा। तो कार्य आसान हो सकता था, लेकिन वहां केवल हुजूम बढ़ाया गया, दबाव बढ़ाया गया उस मौनी अमावस्या के पर्व, और सबको भेड़ बकरियों की तरह उसी क्षेत्र में ठूस दिया गया और एकाएक छोड़ा गया। और उसमें भी पुलिस प्रशासन ने यह नहीं देखा, मैंने सुना कि अनाउंसमेंट जो हो रहा था, जो सूचना प्रसारण किया जा रहा था गाड़ियों का, कि फाफा मऊ रेलवे स्टेशन पर जो अयोध्या की ओर जाने वाली गाड़ी है, वो प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी थी और प्लेटफार्म नंबर 4 से ही सबको गुजरकर ऊपरी पुल से उस तक जाना था। लेकिन यात्रियों को उसकी जानकारी ठीक से ना तो दी गई और न यात्रियों को उधर जाने दिया गया। सीधे सीधे जो प्रतापगढ़ तक जाने वाली गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 4 पर लगी हुई थी, उसी में सबको बैठ जाने के लिए इसलिए प्रेरित किया गया पुलिस, वहां की पुलिस द्वारा, वहां की
रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा और वहां की और दूसरी पुलिस फोर्स द्वारा कि इस स्टेशन से ये चले जाएं, आगे ये चाहे जो संकट झेलें, ये जाने, इनका भाग्य जाने, इनकी समस्या जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। ये संवेदनहीनता के अलावा दूसरा कुछ नहीं था। नहीं तो बड़े आराम से जो मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गई थी, उनके लिए जिन दिशाओं के लिए वे उस समय आई थी या आगे आ रही थी, उनको उसी कतारबद्ध नियोजन में यदि कर दिया जाता तो बिना दबाव के, बिना हुजूम के, बिना धक्का मुक्की के लोग आराम से अपनी ही ट्रेन में बैठने का कार्य करते और किसी को अधिक कठिनाई होने की संभावना ही न होती। उनको बस इतना कि आप सब घबराए नहीं, सबको उनके गंतव्य तक पहुंचने के अवसर दिए जाएंगे। हर आधे घंटे पर रेलगाड़ियां मेला स्पेशल की चल रही हैं, कोई परेशान ना हो। आधे घंटे बाद फिर आपको गाड़ी मिल जाएगी। जो आराम से बैठ पाए वही बैठे, अनावश्यक धक्का मुक्की करने का कार्य न करें। यह उत्प्रेरित किया जाता, जैसा कि जब मैं प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर लौटते वक्त उतरा, वहां जो कर्तव्य पर पुलिस प्रशासन था उसने जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाई और किसी को धक्का मुक्की करके गाड़ी में बैठने और उसके लिए द्वंद्व करने से रोकने का कार्य किया, उससे बड़ी आसानी से यात्रियों को यह भाव मिल गया कि उन्हें कोई कठिनाई नहीं होने वाली है और वे उतर करके जो बैठ पाए आराम से, वही गाड़ी में बैठते गए और दूसरे लोग वहीं पर उतर करके इंतजार करते रहे और दूसरी गाड़ी में बैठ करके आए। ये सब बातें बिना संवेदनशीलता के नहीं हो सकती। मैंने एक दो पुलिस जनों से कहने का प्रयत्न भी किया, लेकिन वे सब सुनने को तैयार नहीं थे। वे अपनी ही मस्ती में थे। वहां भी मैंने ये पाया कि वे अपने कर्तव्य से अधिक अपने मोबाइल फोन में ही संलग्न रहे। मोबाइल फोन कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए, संवाद के लिए आवश्यक भी है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था में एक बड़ी बाधा भी बन करके परिलक्षित हुई है। इस ओर अभी मेला चूंकि 26 फरवरी तक चलना है और उसके बाद भी परिस्थितियां एकदम से सहज होते होते कुछ दिवस लगेंगे, तो जरूरत है कि शासन प्रशासन दोनों इस ओर ध्यान देने का कार्य करें और वहां का जो स्थानीय जीवन है उनसे भी मेरा निवेदन है कि उन्हें तो बराबर अवसर मिलेगा ही पुण्य स्नान का। वे स्वयं सेवक समूह बना करके अब भी अवसर है कि पुलिस प्रशासन का और तीर्थयात्रियों का सहयोग करने का कार्य करें और एक अच्छी व्यवस्था का अच्छा संदेश पूरे विश्व में अपने समन्वय से और अपनी सदाशयता से पहुंचाने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।